अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आज चौथी समाअत थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की फौरी हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें, अब हम ईद के बाद मिलेंगे। याद रहे कि चीफ जस्टिस इस केस के हवाले से कह चुके थे कि मंगल तक फैसला देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह है कि 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट शामिल है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी रोस्टर पर आए और कहा कि हमने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरख्वास्त दायर की है। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतज़ाद बयानात हैं, उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट आइनी तरमीम के बगैर फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। 21वीं आइनी तरमीम में उसूल तय किया गया कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। फ़ौजी अदालतों में अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फ़ौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सिविलियन के फ़ौजी अदालत में ट्रायल की इजाज़त के सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में उन 102 अफराद को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया की जाएंगी। जेलों में कैदियों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या ये जो 102 अफराद की लिस्ट आपने दी है ये पब्लिक होगी? जब लिस्ट आपने बना दी है तो इसको पब्लिक करने में क्या कबाहत है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त है कि 102 अफराद के नाम और तफसीलात की फहरिस्त पब्लिक न की जाए। बाद हज़ार चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान दुबई में अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इस अहम बैठक में आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख, अबूरी हुकूमत और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत की गई है। अहम बात यह है कि इस्तेकाम पार्टी के ऑन चौधरी भी जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर दुबई पहुंचे हैं। जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आइन व कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा आमिर अब्बास और सियासी तज्ज़िया-निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप ही से आगाज़ करूँगा। चीफ जस्टिस बार बार ये कह रहे थे कि समाअत को आज मुकम्मल कर दिया जाएगा और मुमकिन है कि आज ही मुख्तसर फैसला सुना दिया जाता, लेकिन समाअत जिसमें अदालत ने खुद इतनी उजरत दिखाई, उसी समाअत को अदालत 3 हफ्ते मजीद आगे ले गई है। क्या वजह हो सकती है? दलाइल तो तकरीबन तमाम समझ से आ चुके थे। इसमें ये समझता हूँ कि दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की, उसमें उन्होंने ये अपने एंगल पे जो फौज के अंदर का जो इत्तेसाबी अमल था और उसके ऊपर जो 9 मई के वाकयात के हिसाब से कार्रवाइयाँ होनी थी, उनकी उन्होंने डिटेल बयान कर दी। तो एक एंगल तो उनकी तरफ से, जिसको आप कहें कि वहाँ पे जिन ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा किया, जिन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, 2 मेजर जनरल हैं, एक ब्रिगेडियर्स हैं जो सीनियर अफसरान में आते हैं, और कुछ बाकी जूनियर रैंक्स के ऑफिसर्स भी हैं। तो वो तो एक एंगल मुकम्मल हो गया कि जी उन्होंने वहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब इसमें ये नहीं कि वो शामिल थे किसी चीज में, बल्कि वहाँ पे कोई डिसीजन पैरालिसिस था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई सही वक्त पे थ्रेट को एंटीसिपेट नहीं किया गया, और उसकी वजह से वो 9 मई के वाकयात जो है, जिसके सब ने मजम्मत की, वो वकूफ पजीर हुए। अब उसका दूसरा जो पहलू है, वो पहलू है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बल्कि इसकी मेरी नजर में इसका एक और पहलू भी है। एक इसका एक पहलू ये है कि जैसे उन वाकयात की तरफ जो 9 मई के वाकयात हुए, उसमें अगर आप लाहौर स्पेसिफिक ही कर लें, तो जो जुलूस है, जो लोग आए थे, वो लिबर्टी चौक से लेके कैंट तक आए थे। अब लिबर्टी चौक से लेके शेरपाव ब्रिज तक, या जो माल रोड पे जो ब्रिज है, वहां तक तो
बुनियादी तौर पे पुलिस की और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी हम्म। उनको रोकना, क्योंकि ये भी बहुत सारी खबरें आई है कि जब लिबर्टी चौक पे हजूम था, वहाँ लोग कह रहे थे चलो कैंट चले, तो वहाँ पे स्पेशल ब्रांच के लोग भी होंगे, वहाँ पे पुलिस के लोग भी थे। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि चले फौज ने अपना अमल मुकम्मल कर लिया और उसका इन्फॉर्म भी कर दिया पब्लिक को, तो जो बाकी दूसरा सिविल साइड का एंगल है जिसमें निगरान हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी आती है, आईजी पंजाब की जिम्मेदारी आती है, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर अभी तक इबाहम है, कोई चीज सामने नहीं है। दूसरी चीज है वो 102 लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हम्म। जिनका ट्रायल होना है, और उसके बारे में भी खबरें आ चुकी है कि उनको हवाले कर दिया गया है और फिर आर्मी कोर्ट जो है उनका ट्रायल करेंगी। तो अगर हम वो तो ट्रायल शुरू हो जाएगा, और जिस तरह फौजी अदालतों में ट्रायल होता है उसमें कोई मतलब सिविल अदालतों की तरह कोई डिले तो आती नहीं। आप एक शख्स का मुकदमा लेके आते हैं, वहां पे एक डिफेंस लॉयर होता है, एक प्रोसिक्यूशन का लॉयर होता है, वहां पे एक प्रेसिडेंट होता है कोर्ट का, और वो कोर्ट का प्रेसिडेंट होता है, उसका देखा जाता है कि जिसका ट्रायल हो रहा है उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से उसी स्टेटस का जो है वो प्रेसिडेंट लगाया जाता है। वो प्रेसिडेंट होता है, दो तीन मेंबर्स होते हैं, साथ एक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सही और है। जो भी मुजरिम होता है या मुलजिम होता है उसको ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का डिफेंस लॉयर ले आए, नहीं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड। अब वो तो चलता रहेगा ट्रायल, वो ट्रायल उसके बाद फिर उनके पास कानून के तहत हक है कि जी वो उन्होंने अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में या प्रेसिडेंट के पास, जो कुछ भी है। तो अगर ये जो 3 हफ्तों की डिले है इसके दौरान, मुझे तो नहीं लगता कि वो ट्रायल जिसकी लिस्ट आ गई है और जिसके बारे में बहुत ज्यादा मैं मीडिया के थ्रू ही बहुत सारी चीजें पढ़ी है और देखी है, तो वो तो ट्रायल मेरा ख्याल 3 हफ्तों के अंदर बहुत सारे ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे। हम्म। तो अब 3 हफ्तों के बाद क्या लेकिन होगा, लेकिन उसमें ये तो उसमें आज अटॉर्नी जनरल ने कहा है ब्रिगेडियर साहब कि अभी ट्रायल किसी का शुरू नहीं हुआ। ये आज भी बात हुई है, ये कल भी बात हुई थी। राजा साहब, सर चीफ जस्टिस जानते थे जब इस केस को टेकअप किया उन्होंने और जुमेरात को पहली समाअत हुई कि 4 दिन का सिर्फ वर्किंग डेज का वक्फा है, उसके बाद फिर ईद की तातीलात शुरू रहेंगी। लेकिन उन्होंने फिर भी केस टेकअप किया, फिर 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि हम मंगल तक इस केस को ख़त्म करेंगे और इसका मुख्तसर फैसला भी सामने आ जाएगा मंगल तक। लेकिन उन्होंने केस को फिर जारी रखा। बेंच 2 दफ़ा टूटा। अमूमन बेंच टूटता है तो कुछ दिन के बाद नया बेंच बनता है, वो उसी दिन टूटता था, उसी दिन नया बेंच बनाते थे। तो चीफ जस्टिस इस केस को चला रहे थे, आज अचानक उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते मजीद आगे कर देंगे। बड़ा रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये जो केस है ये इतना इम्पोर्टेंट केस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, जिसमें ऑन टॉप सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि मुल्क के इतनी सिक्योरिटी के अहम तनसीबात पे अटैक होना, ये एक ऐसा अमल है कि जिसको बहुत क्लोजली देखना है और बड़े सीरियसली देखना है कि क्या वजूहत हैं कि जी इस मुल्क में अब इस नौबत तक बात आ चुकी है कि जी एजिटेटर्स जाके इस किस्म की इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं नहीं समझता था कि अगर चीफ जस्टिस ने केस लिया, टेकअप किया, तो 4 दिन में मुकम्मल हो सकता था। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल ने आज भी डेट ले ली। उसके अलावा इसमें जो फ्री कैन है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लॉयर ने आना है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से लॉयर ने आना है, और इसमें दीगर लॉयर्स हैं कि जो आएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आएंगे। तो आई थिंक कि ये इतनी जल्दी कंक्लूड होने वाला केस नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि जी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया, नॉर्मली जो सी कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल ट्रायल्स को स्टे नहीं करती कि जी केस चलता रहे फिर देखा जाएगा। और बज़ाहिर अब ये है कि जी 3rd वीक में तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा 1st वीक के एंड में हम डेट दे देंगे। अब वो डेट चाहे 2 हफ्ते की देते हैं या 1 हफ्ते के बाद का लगाता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अब कोई जल्दी से फैसला आएगा। और प्रोसीडिंग्स भी कोई ऐसी बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हैं और मुमकिन है कि 102 अफराद में से अगर कुछ अफराद के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उनको हम ड्रॉप आउट कर दें, और अगर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर कम हो जाएंगे लोग। लेकिन लग ये रहा है क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है इसमें, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं कि मुल्क की अहम तर तनसीबात पे इस किस्म की वंडलिज्म की इजाज़त दे दी जाए, इस किस्म का किसी को
ये कोई आइन की गार्ड में आके कि जी ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क का डिफेंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऑन टॉप अगर इसमें हम देख रहे हैं कि कोई नेक्सस अगर डेवलप होता है, नेक्सस डेवलप होता है आर्मी ऑफिसर्स का और सिविलियंस का, वो एक और बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। फिर तो ये तमाम की तमाम आर्मी की जो कोर्ट्स हैं उसके एम्बिट में आ जाएगा कि जहाँ पे नेक्सस की जो पुरानी जजमेंट्स हैं, चाहे अच्छा। वो एफ.बी. मलिक की जजमेंट है, चाहे वो उसके बाद लियाकत हुसैन की जजमेंट है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की है, एक चीज़ उसमें क्लियर है जिस पे किसी गालिबन इंटरप्रिटेशन की भी ज़रूरत नहीं, कि जहाँ पे कोई नेक्सस है, कोई सिविलियन जोन से हैं, वो कोई आर्मी के जो अफराद हैं उनको सिड्यूस कर रहे हैं या उनको बगावत पे उकसा रहे हैं या कोई भी अमल ऐसा कर रहे हैं, फिर तो स्ट्रेट अवे ये उसके एम्बिट में आ जाता है। और अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी ये एलिमेंट भी इन्वेस्टिगेट होना है कि जी अगर आर्मी के ऑफिशियल्स को के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिसका बेसिक पर्पस लॉ एंड ऑर्डर था, उसका क्या इसमें रोल है। तो आई थिंक कि ये मामला कुछ टाइम लेगा, अदालत में भी लेगा, और ट्रायल भी मैं नहीं समझता कि ओवरनाइट ये कोई खत्म ये भी हो जाए। फरमाइएगा, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाना चाहूंगा कि इस पे लार्जर बेंच, सॉरी फुल कोर्ट हो सकता है अब इस पे, यानी लार्जर बेंच तो बना था लेकिन फुल कोर्ट बन सकता है आगे। देखिए फुल कोर्ट में भी टेक्निकल इशू आ गया है। फुल कोर्ट में ये आ गया है कि जनाब जो नया लॉ आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक रिव्यू ऑफ जजमेंट्स का लॉ है और एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का लॉ है। उसमें ये कह दिया है जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स हैं कि अगर कोई फैसला आता है, दिस इज बेसिकली अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3), तो उसका जो रिव्यू का हक है उसका जो बेंच होगा वो उससे लार्जर होगा। तो अगर ये 6 रुकनी बेंच है तो फिर रिव्यू के लिए तो 7 चाहिए, और अगर फुल कोर्ट हो जाएगा तो फिर ये तो रिव्यू फिर के लिए लार्जर बेंच ये तो कहाँ राजा से साहब आएगा? फिर इस नए कानून के तहत तो कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकता, किसी भी केस पर नहीं बन सकता। कभी 184(3) में फिर कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकता। इनको ऐसे रखना पड़ेगा कि अगर 15 जज हैं तो 7 अभी सुने, 8 बाद में सुनेंगे, राइट। क्योंकि ये उसके अंदर एक लैकुना ओपन है। और उसमें रिव्यू में जिसको ये अपीलेट का दर्जा दे रहे हैं कि इसमें अपील के ग्राउंड्स भी होंगे, तो अपील इज ऑलवेज हर्ड बाय अ लार्जर बेंच। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जिसको हुकूमत ने टाइम लिया हुआ है कि हम अपने इस कानून को भी दोबारा से देख रहे हैं, रिविजिट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापसी पे ब्रिगेडियर साहब के सामने रखेंगे इस वक्त दुबई में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। पहले लंदन प्लान का जिक्र पाकिस्तानी सियासत में रहता था, दुबई भी अब पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, तो क्या कोई दुबई प्लान बन रहा है? ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रिगेडियर साहब, जरदारी साहब बिलावल साहब के साथ दुबई में, नवाज शरीफ मरियम बीबी के साथ दुबई में। नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाना था लेकिन पहले दुबई रुके, जरदारी साहब भी फौरी तौर पे पहुंच गए। तो ये इसका मतलब है कि कुछ ऐसी राज व न्याज की तो बात हो रही होगी कि जो न फ़ोन पे हो सकती थी, न किसी पैगाम रसा के जरिए हो सकती थी। दोनों फरीक आमने सामने बैठेंगे तो बात होगी। अमीर भाई, एक चीज मैं थोड़ी सी इससे पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा जो जो लगाई साहब ने फरमाई है, वो ये है कि जो डिसीजंस हुए हैं ना जितने भी आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जिनका कल DGISPR ने बनाया, तो मुझे इतना पता है ऑन वर्ड ऑफ अथॉरिटी कि किसी ऑफिसर का किसी पार्टी के साथ नेक्सस नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई उनकी कनेक्टिविटी थी या इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये है जो डिसीजन पैरालिसिस आप कह सकते हैं, कोताही बरतने पे, गफलत बरतने पे। जी हाँ, ये चीज नजर आती है। जो इसके जिसके जिनके खिलाफ भी जैसे कोर कमांडर कोर जनरल के खिलाफ जो एक्शन हुआ है या उसके साथ जो में, तो ये उनको इस वजह से कि उन्होंने टाइम पे रिएक्ट क्यों नहीं किया, कि बहुत सारे और शहरों में जैसे कोयटा में भी एक चीज हुई थी लेकिन वहां पे टाइम पे रिएक्ट किया गया वहां की कमांड ने, तो वो लोग अंदर नहीं आए और ये इस किस्म के नुकसान जिसकी सबने मजम्मत की है जो आपकी तनसीबात में, वो नहीं हुआ। तो ये चीज है, हाँ, ये डिसीजन की वजह से या टाइमली ना एक्शन ना लेने की वजह। दूसरी चीज जो आपने फरमाई वो है नवाज शरीफ, और मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है
क्योंकि जब ये रिजीम चेंज जब हुआ था और जब शहबाज शरीफ और इन लोगों को ला के पाकिस्तान में बिठाया गया था, आपको पता है वो बिठाया गया था। अब उसके ऊपर सईद आफरीदी साहब है, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट है, बहुत बड़े अमेरिका के सिक्योरिटी एनालिस्ट है। उन्होंने जो अमेरिकन की जो गुफ्तगू थी उनके साथ, वो सारी उन्होंने आर्टिकल में छाप दी। तो अब उसी वक्त ये तो इंडिकेशंस आ गई थी कि नवाज शरीफ को या जरदारी को या पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो उसमें उनको मौका दिया जाएगा कंटेस्ट करने का। और आप देख रहे हैं, बातें हो रही है कि जो उसकी सजा माफ हो गई। हालांकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, यहाँ से वो सजा करके और एक 50 रुपए के बॉन्ड पे कोई अंडरटेकिंग दे के गए हैं जो आज तक वापिस ही नहीं आए। अब ये मैं तो समझता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई चीज होती है तो मेरी नजर में तो वो चीज अप्रिशिएबल नहीं है। इसका तो मतलब है कि पाकिस्तान में अदालतों की तरफ से अगर कोई फैसला किया जाता है, जैसे 2 फैसले तो अभी भी किए गए हैं कि जी आप इलेक्शन 14 मई तक करवाएं, उसका क्या हुआ? या केयर टेकर गवर्नमेंट्स का टेन्योर 90 डेज है, उसका क्या हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी तरह भी नवाज शरीफ को इस चीज में, बावजूद इसके कि वो सादिक और अमीन ना होने की वजह से, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दफा अदालत ने कह दिया वो सादिक अमीन नहीं है तो 2 साल बाद वो सादिक अमीन हो गए। ये इस चीज पे राजा साहब बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को आज पता है कि क्या हो रहा है और क्या चीज चल रही है। लेकिन अब तो और उन्होंने एक्ट में तब्दीली कर दी ना ब्रिगेडियर साहब। अब तो उन्होंने ये अब तब्दील करके जो ताहयात नाअहली है उसको लिमिटेड कर दिया, डेफिनेट पीरियड में 5 साल मैक्सिमम। सर वो तो किया गया, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं यही तो मेरा भी नुक्ता है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसमें कोई राजो न्याय तो नहीं है। अब तो हर चीज ओपन हो गई। आपने नैब का लॉ खत्म कर दिया पाकिस्तान में, आपने इजाजत दे दी लोगों को 39 करोड़ रुपए की करप्शन करो तो नहीं पूछा जाएगा, 49 करोड़ करप्शन कर लो, कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना? तो ये जो अब इसमें क्या कह सकते हैं, मेरी नजर में तो इस किस्म के रेपुटेशंस पे या इस किस्म के वाकयात पे दुख और अफसोस का इजहार किया जा सकता है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। राजा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी तो उनका अपना इख्तियार है। वो तो रियासत तो पहले उनको अपना एक मतलूब मुल्ज़म समझती है, बल्कि मुजरिम समझती है। तो रियासत उनको तलब करती रही है, इसलिए उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया। वो खुद नहीं आ रहे थे, ये उनकी चॉइस थी। अब अगर वो आते हैं तो क्या वो सबसे पहले जेल जाएंगे या हिफाजती ज़मानत लेकर आएंगे? और इसहाक डार की तरह उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसहाक डार बहरहाल उनके उस केस में फ़र्क है कि इसहाक डार के ऊपर तो भी केस चल रहा था, ये तो कन्विक्टेड थे। मेरे बात साहब, इसके बारे में मरीम साहिबा की एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें यकीन दहानी गारंटी दे दी जाए तो नवाज शरीफ साहब को कल की फ़्लाइट से वापस बुला लिया जाएगा। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कौन सी गारंटी थी, किसने देनी थी, और अगर वो मियाँ साहब को मिल जाती है तो फिर उनको वापस आने में तो कोई ऐसी इशू नहीं है, क्योंकि उनका जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है जिसमें मरीम बीबी ऑलरेडी एक्विट हो चुकी हैं। और वो वेट कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया हुआ है उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट उन नैब अमेंडमेंट्स को नल एंड वॉइड करार दे देती है, कहती नहीं ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये गलत हैं, तो फिर तो नैब का पुराना कानून होगा और पुराने कानून के तहत उन्हें आके उन जो फ्लैट्स हैं एवनफील्ड के, उनके बिल्कुल मनी ट्रेल भी देना होगा, बताना भी होगा कि पैसे कहाँ से आए, और तमाम चीज़ें जो वो ट्रायल में नहीं बता सके वो उनके सामने होंगी। लेकिन अगर ये नई अमेंडमेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है तो फिर नैब के नए कवानीन के मुताबिक मियाँ साहब का केस बिल्कुल साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चे से आप नहीं पूछ सकते कि उसने जायदाद कहाँ से बनाई, बाप उसका जिम्मेदार नहीं, और सेक्शन 14 ख़त्म कर दिया गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ अब नैब पे है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वहाँ से इक्वटल होगा तो मियाँ साहब सियासत में आ सकते हैं। भले से ये जो 5 साल का उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, मैं तो समझता हूँ ये अमेंडमेंट भी जो एक्ट में की है, ऑल्दो ज़ाती तौर पे ताहयात नाअहली के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आइन में अमेंडमेंट की जाए कि आर्टिकल 62 में जहाँ लिखा हुआ है कि वो होगा परपेचुअल होगी, लाइफ टाइम होगी, फिर उसी में अमेंडमेंट कर दिया जाए कि ये फॉर अ पीरियड ऑफ, बहुत सी जगहों पे इसी में ये सेक्शन में लिखा हुआ है। इसी में ये फरमाएगा कि ये जो ताहयात नाअहली थी नवाज शरीफ की, यानी जो अदालत ने उनकी नाअहली के अरसे को जो डिटर्मिन किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिटर्मिन किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटर्मिन नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक लकूना था कि क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच डिसाइड कर चुका है कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से या एक्ट में अमेंडमेंट करके खत्म किया जा सकता है? देखिए, वो मियाँ साहब का फैसला नहीं था कि जिसमें फैसला आया था, वारिस वाले केस की आप बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच ने वो फैसला दिया था। वो नीचे से एक केस चल के आया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और डिस्क्वालिफिकेशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि चूंकि आइन खामोश है इस बारे में, तो जब तक कानून खामोश है तो जो कानून की मंशा यही है कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। और साथ ये कहा था कि अनलेस एंड अनटिल इसमें अमेंड ना किया जाए। तो अब मेरे नज़दीक उस फैसले के मुताबिक आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। सिंपल सादा लेजिस्लेशन के ज़रिए ये फिर दोबारा कोर्ट में जाएगा और चैलेंज हो जाएगा। लेकिन मियाँ साहब तो उधर भी डिस्क्वालीफाई हैं, नैब के कन्विक्शन में वो डिस्क्वालीफाई भी हैं और कन्विक्ट भी हैं, और वो भी उनके रास्ते में रुकावट है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा तो नहीं वो ले सकते कन्विक्शन भी जब तो तक। खत्म हो सकती है ना। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन को सस्पेंड कर दे, उन्होंने चूंकि अपील तो कर रखी है, तो फिर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर वो सस्पेंड कर देती है तो उसमें भी टेक्निकल इशू है। अगर तो सस्पेंड होगा तो सस्पेंड जो सी होती है वो सेंटेंस होती है, कन्विक्शन नहीं होती। यू आर स्टिल अ कॉन्विक्ट बट योर सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड। लेकिन अगर उस केस को वो समझते हैं कि वो जो जज साहब की वीडियो आ गई थी उस पे दोबारा से रीट्रायल या रिमांड कर दिया जाता है कि ये दोबारा से सुना जाए, तो फिर ये कन्विक्शन खत्म हो जाएगी, फिर वो क्वालिफाई कर लेकिन जाएंगे उसमें जो को और या एक्यूज्ड बरी हैं कर वो दिया तो जाए। एक्विट हो चुके हुए हैं ना। मियां साहब तो मेन जी, एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड मरियम और कैप्टन सफदर तो एक्विट हो चुके हैं। एक्विट हो सके तो मियाँ साहब का वो भी चांस है कि एक्विटल पे भी जा सकते हैं। अगर रिमांड हो जाता है, क्योंकि अल अजीजिया वाले केस में वो कहेंगे कि जी जज साहब की ये वीडियोस थी, ये स्टेटमेंट्स थी, वो अंडर कोर्सिव उन्होंने ये फैसला दिया। तो सही है। रिमांड अगर होता है तो सेंटेंस और कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी, फिर भी वो क्वालिफाई करेंगे। बाज़ाहिर लग रहा है कि ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया गया है कि मियाँ साहब को वापस आना वापस है और लाना मियाँ है साहब ने ब्रिगेडियर साहब। इलेक्शन की उसमें आना ब्रिगेडियर है। साहब, अगर वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल पोटेंशियल हो सकते हैं वो पीएमएलएन के लिए, कितना सियासी फायदा दे सकेंगे वो? असल में हालात कुछ ऐसे हैं जिसमें मियाँ साहब अगर आते हैं तो वो एक एंगल आपने देखना होगा, तो क्या मियाँ साहब को फैसिलिटेट की जो है वो किस तरीका कार से होंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी भी तो अमीर अब्बास देखनी है या नहीं देखनी है। और ग्राउंड रियलिटी आज की ये कहती है कि जो पीपल्स पार्टी को ले लें या पीएमएलएन को ले लें, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग वो नहीं है जो आज से आप कह रहे कि 4 साल पहले या 5 साल पहले थी। अब जिस वक्त वो आते हैं और जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि जो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे, या आप 4 दफा उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, कोई एक लीगल फ्रेमवर्क में आके उसको खत्म करें, तो उनके आने से पीएमएलएन को पॉलिटिकल फायदा तो होगा। लेकिन मेरा ख्याल है, ये मेरा जाती ख्याल है, लोगों के जहन में इस वक्त जो चीज गर्दिश कर रही है उसमें ये दोनों पार्टियां जो हैं, आप पीएमएलएन को लें या पीपीपी को लेंगे, पीपीपी को ले लें, उनके खिलाफ कोई इतने फेवरेबल जज्बात नजर नहीं आते। और मुख्तलिफ सर्वेज जो किए आए हैं और जो आप जैसे लोगों ने या इस तरह के पॉलिटिकल एनालिस्ट ने किए हैं, उसमें तो चीजें जो हैं वो डिफरेंट नजर आ रही है। अब ये असल में पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी और भी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का ट्रेंड या वोट का ट्रेंड बनता है जब आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं। और ये बहुत उसके अहम बाद बात आपने की है। कैंपेन शुरू इसी अहम नुक्ते के ऊपर मुझे यहीं पे आपसे इजाज़त लेना होगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी, इलेक्शन शेड्यूल सामने नहीं आएगा, तब तक सारे तबसरे, तज्जिए, राय, पोल्स, सर्वेज ये बेमानी रहेंगे। इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो इलेक्शन के सही जो स्टैटिस्टिक्स हैं, कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सी जमात किसको शिकस्त दे सकती है, कौन लीड ले सकता है, कौन किस सूबे में मजबूत है, कौन किस शहर में मजबूत है, ये सारा कुछ उस वक्त सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी भी बात करेंगे। जब भी पाकिस्तान में बारिशें आती हैं, चाहे वो कराची हो या लाहौर, शहर गर्क क्यों हो जाते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिलाशुबा बारिश रहमत खुदाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के चंद मुल्कों के लिए ये अक्सर जहमत बन जाती है। मुल्क के पसमानदा हिस्सों की बात छोड़ें, हुक्मरानों का पेरिस, तख्त लाहौर, पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तान में इक़्तिदार का दरवाज़ा कहलाने वाले लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर में चंद घंटे के दौरान 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद लाहौर को बारिश ने तालाब बना दिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। कलमा चौक पर बना नया अंडरपास भी पानी में डूब गया। कई सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी आ गया और गाड़ियां जवाब दे गईं। शदीद बारिश के बायस शहर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर जाने की वजह से बिजली भी दस्तयाब न रही। याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन हर साल ही मानसून या इससे कबल ज़्यादा बारिश हो जाए तो लाहौर हो या कराची, दोनों शहर तालाब बन जाते हैं। इसके बरक्स जापान के शहर टोक्यो में सालाना 1500 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश होती है। बाज़ औक़ात एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश भी टोक्यो में बरसने लगती है। 50 और 60 की दिहाई में टोक्यो की सड़कें भी बारिश और सैलाबी पानी से डूब जाया करती थीं। गलियां और बाजार नालियों और गटरों के पानी से भर जाते थे। लोग गलियों में बारिश और सैलाबी पानी में तैर रहे होते। लेकिन जापानी हुक्मरान अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे होते तो आज भी टोक्यो की सड़कों पर वही मनाजिर देखने को मिलते जो आज लाहौर और कराची की सड़कों पर या गलियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि जापानी रियासत ने टोक्यो को सैलाब और तूफानी बारिशों की तबाही से बचाने के लिए $3 अरब की मदद से जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा दिफाही निजाम बनाया। जेर जमीन कई किलोमीटर तवील गारें बनाई गई, दैव हैकल कुएं खोदे गए और जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बनाया गया, जिसमें 20 फुट ऊंचे दर्जनों सतून तामीर किए गए। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ऐसा पार्क बनाया गया है जो किसी मुतवक्के सैलाब की सूरत में शहर को कम से कम नुकसान पहुंचने का सबब बन सकता है। बैंकॉक में कायम इस पार्क में ऐसे ज़मीन दोस्त टैंक बनाए गए हैं जिनमें बारिशों का इजाफी पानी महफूज हो सकता है। ये टैंक 38 लाख लीटर पानी महफूज कर सकते हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर पानी की किल्लत का शिकार मुल्क है। उसकी 85% से ज़्यादा आबादी बुलंद इमारतों में रहती है। वहाँ पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को जदीद तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम और चीन में भी बारिश के पानी को इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया में बारिश के पानी को साफ करके मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। जनूबी कोरिया में पहले पाकिस्तान की तरह इमारतों की छतें नाकाबिल इस्तेमाल रहती थीं, लेकिन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने तहकीक के जरिए इमारतों की छतों को बागात, सब्जियों और फलों की काश्तकारी में तब्दील कर दिया, जिसके लिए वहां बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। टोक्यो में 750 से ज़ायद इमारतों में बारिश के पानी के जखीरा और इस्तेमाल का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी के शहर बर्लिन में 1998 में बारिश के पानी को जखीरा और इस्तेमाल करने पर काम शुरू किया गया था। इसके अलावा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां बारिश जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर ही बरसती है और वहाँ की कौमें बारिश के उस पानी से मुस्तफ़ीद होती है। आखिर पाकिस्तान में बारिश जहमत क्यों बन जाती है? पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी पॉलिसीज़ कब मुरतब करेंगे या ऐसी पॉलिसीज़ कब नाफिज करेंगे जिससे बारिश के पानी में पाकिस्तान का बार बार डूब जाना, इसका तदारुक किया जा सके। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली।